हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं सीज़न 2 दर्द से मोहब्बत भाग 2। आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमने इस स्टोरी का सीज़न 2 स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप सब लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इस स्टोरी को बंद करके दूसरी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने पढ़ा, संध्या ने कहा कि नील ने मेरी गोद में आते ही मुझसे पहला सवाल किया था कि आप मेरी मम्मी बनोगी। आप समझ रहे हो ना धनराज भैया मैं क्या बोल रही हूँ। धनराज ने अगले ही पल अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि तो प्लीज़ मान जाओ ना, बन जाओ ना उसकी मम्मी, मान जाओ ना उसकी बात। क्यों नहीं मान लेती हो संध्या, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, बन जाओ ना नील की मम्मी। अब देखते हैं आगे। तो धनराज के बहुत ही ज़्यादा समझाने पर और रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार संध्या ने एक बार फिर से संजय के करीब जाने के लिए सोच लिया था और फिर वो फिर से धनराज के साथ पार्टी में वापस आ जाती है। लेकिन जब वो वापस पार्टी में आती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। संजय नील का हाथ पकड़े हुए ही खड़ा हुआ था और उसके पास 10-12 लड़कियां खड़ी थी जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और कुछ लड़कियां तो उसके करीब जाने की भी कोशिश कर रही थी। संजय थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। ये नज़ारा देखकर संध्या को एकदम से हंसी आ गई थी। उसने धनराज की ओर देखा और फिर धनराज ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, एक बार पार्टी में चलकर तो देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि संजय के आसपास कितनी मक्खियां मंडराती रहती हैं। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि संजय किसी भी गलत लड़की के हाथ में ना पड़ जाए, कोई गलत लड़की उसकी ज़िंदगी ना खराब कर दे। संध्या इस बार संजय का मजाक बनाते हुए बोलती है कि वो कोई बच्चे हैं क्या, या उनके अंदर अकल ही नहीं है ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का। तो धनराज बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधा है, बिजनेस माइंडेड बहुत ही है उसके अंदर, और फिर लड़कियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा सीधा भी है। तुम नहीं जानती हो उसे। जब अनीता उसे मिली थी ना, तब भी उसने अनीता से पहला सवाल यही किया था, अनीता जी आपका नाम क्या है। और ये सुनकर तो संध्या अब जोर जोर से हंसने लगती है। उसे अब संजय की ये सारी हरकतें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो बोलती है कि सच में राज भैया, लगता है कि आपका दोस्त कुछ ज़्यादा ही सीधा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ना ठीक कर दूंगी आपके दोस्त को। इतना कहकर वो संजय के पास आने लगती है और फिर उन लड़कियों की तरफ देखकर बोलती है कि आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या, जाइए यहाँ से। ऐसे किसी भी इंसान के आगे पीछे घूमना अच्छा लगता है क्या, बच्चा डर जाएगा, जाइए आप लोग यहाँ से। उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है क्या, तुम भी हमारी ही तरह संजय प्रताप सिंह पर ट्राई मारने के लिए आई हो। ये सुनकर तो संजय ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो वहीं संध्या ने भी अपने हाथ बांधकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं मेरे कि मैं संजय प्रताप सिंह पर आकर ट्राई मारूंगी। समझे तुम लोग, जाओ यहाँ से चुपचाप, बच्चा सच में डर रहा है तुम लोगों को देखकर। इतना कहकर उसने नील की तरफ देखा और फिर आंख मार दी और नील जो जानबूझकर रोता हुआ बोलता है कि पापा मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पापा प्लीज़ इन आंटियों को भेजो ना यहाँ से, मैं ना इनके साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये बात उसने बिल्कुल सिन चैन स्टाइल में कही थी। अब बात नील पर आ गई थी, इसीलिए संजय को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उन लड़कियों पर। उसने भी अब उन सारी लड़कियों की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि प्लीज़ प्लीज़ लीव अस, मेरा बेटा सच में बहुत ज़्यादा डर रहा है आप लोगों से। इतना कहकर उसने नील को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं नील ने भी संध्या की तरफ देखकर एक बार फिर से अपनी आंख मार दी। संध्या मन ही मन बोलती है कि हे भगवान, बाप इतना ज़्यादा सीधा और बेटा इतना ज़्यादा चालू, सच में मेरी और नील की तो बहुत ज़्यादा पटने वाली है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। तो संध्या भी अब संजय की तरफ देखकर बोलती है कि सर ऐसी पार्टी को हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर आप ऐसी पार्टी में आते ही क्यों हो, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको यहाँ पर आने की। संजय बोलता है कि वो क्या है ना संध्या, मेरी ना अशोक चौहान के साथ एक मीटिंग थी, उसे ही अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी वहाँ पर धनराज आ जाता है। धनराज ने भी अब नील की तरफ अपने दोनों ही हाथ फैलाए और फिर नील जो कि धनराज की गोद में जाता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि अंकल आपको कोई आंटी मिली नहीं है क्या। तो धनराज ने भी अब हल्का सा मुस्कुराकर नील की तरफ देखा और कहा कि तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता है क्या, बहुत ज़्यादा मुंह चलाने लगा है तू आजकल, अभी से तेरी ये सारी हरकतें हैं, ये हालत है, बड़े होकर पता नहीं क्या करेगा तू। नील भी स्टाइल में बोलता है कि जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब की तब देखूंगा, वो सब छोड़ो, बताओ ना आंटी नहीं मिली क्या आपको। तो संजय ने भी नील को थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि नील तुम्हें नहीं लगता है कि तुम टीवी सीरियल्स देख देख कर बहुत ही ज़्यादा बड़े से भी ज़्यादा बदमाश हो गए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गए हो आजकल। तो नील ने कहा कि मैं टीवी सीरियल सिर्फ सिन चैन ही तो देखता हूँ पापा। नील की बात सुनकर तो संजय अब एकदम से चुप हो गया था। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो नील को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। नील सच में बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और तभी संजय ने कहा कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी अशोक चौहान के साथ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग
मीटिंग है, तुम थोड़ी देर नील को संभाल लो। ओके। इतना कहकर संजय ने भी अपना मोबाइल निकाला और फिर एक तरफ जाने को हुआ। उससे पहले ही धनराज ने संजय को रोकते हुए कहा कि संजय, संध्या को भी अपने साथ में लेकर जाओ। तो संजय तो पहले से अच्छे से जानता था कि धनराज अभी उससे क्या चाहता है। वो हल्का सा पलटता है और फिर उसने धनराज की तरफ आंखों ही आंखों में गुस्सा किया। तो धनराज फिर से मुस्कुराकर बोलता है कि अबे कभी कभी तो तू प्रैक्टिकल सोच लिया कर, हमेशा बस ऊट पटांग चीजें ही सोचता रहता है। जिस प्रोजेक्ट पर तू अशोक के साथ काम करना चाहता है ना, उस प्रोजेक्ट में ही संध्या भी काम कर रही है, समझा? तो इसीलिए कह रहा हूँ, तुझे हेल्प भी हो जाएगी, इसे साथ में लेकर चला जा। इतना कहकर उसने संध्या की तरफ देखा तो संध्या भी अब 2 कदम चलकर संजय के पास जाते हुए बोलती है कि हाँ सर, चलिए ना, साथ में ही मीटिंग अटेंड करते हैं, आपको भी कुछ हेल्प हो जाएगी और फिर मैं भी चीजें अच्छे से समझ लूंगी। संजय भी संध्या को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। कहीं ना कहीं उसे अशोक की आदत पहले से ही पता थी। वैसे भी अशोक ने अभी अभी तो संध्या से थप्पड़ खाया था और फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था फिर से कोई हंगामा हो। संजय ने संध्या को समझाते हुए कहा कि देखो, मैं मीटिंग अकेले ही हैंडल कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो संध्या बोलती है कि चलिए ना सर, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप इतना ज्यादा शर्माते क्यों हैं? 10-10 लड़कियां आपको घेर कर खड़ी हुई थी, तब तो आप डट कर उनके सामने खड़े थे ना, अब आप मेरे सामने ऐसी बातें करने लगे, आप इतना ज्यादा डरते हैं क्या? प्लीज सर चलिए ना, मैं भी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं भी ना प्रोजेक्ट में पूरी हेल्प कर रही हूँ आपकी, तो चुपचाप से अब चलिए। इतना कहकर उसने संजय की बाजू पर बड़े ही हक के साथ पकड़ा और फिर उसे कॉरिडोर से खींचती हुई सीधा अंदर की तरफ ले जाने लगती है। आखिरकार वो दोनों अब एक कमरे के गेट के पास पहुंच चुके थे। कुछ सोचकर संजय संध्या को लेकर अंदर आ गया और फिर सामने अशोक चौहान बैठा हुआ था और उसके सामने 2 ड्रिंक रखी हुई थी। संध्या ने जैसे ही अशोक चौहान को सामने बैठे हुए देखा, उसने थोड़ा सा हैरानी से संजय की तरफ घूर कर देखा। तो संजय बोलता है कि तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा ना, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। संध्या ने अगले ही पल संजय की बाजू छोड़ दी और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही अशोक बोलता है कि सुनो। तो संध्या एकदम से रुक जाती है। अशोक थोड़ा सा गुस्से से खड़ा हुआ और बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ शायद गलत हरकत कर दी, होश में नहीं था मैं उस वक्त। वो क्या है ना, ऐसी पार्टियों में ऐसी ही लड़कियां आती हैं, इसीलिए तुम्हें भी मैं ऐसी वैसी ही लड़की समझ लिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता था तुम प्रताप इंडस्ट्रीज में काम करती हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, सॉरी प्लीज़। देखो, मैं संजय का ही पार्टनर हूँ, संजय और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी है, अगर तुम चली जाओगी ना तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है और तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ रुक जाओ ना। संध्या ने भी पलटकर संजय की तरफ देखा और फिर संजय ने भी अशोक को देखकर कहा कि कोई बात नहीं, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना संध्या, तुमने माफ़ कर दिया है ना अशोक को, इट्स ओके, जाओ संध्या तुम जाओ यहाँ से। अशोक बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम संध्या है, रुक जाओ ना संध्या, प्लीज़ प्लीज़ आओ ना, बैठो हमारे साथ, तुम भी मीटिंग अटेंड कर लो, साथ में ही कंपनी एंजॉय करते हैं, साथ में ही बातें करते हैं। संध्या बोलती है कि नहीं थैंक यू, लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो अशोक फिर से बोलता है कि माफ़ कर दिया है तो फिर आओ ना, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं और मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन भी तो करना है ना हमें, तो आ जाओ तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। संजय अच्छे से जानता था कि अशोक ने इस प्रोजेक्ट में 70% इन्वेस्ट किया है, वो अशोक को बिल्कुल भी नाराज तो कर नहीं सकता था। उसने भी संध्या की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा धीरे से कहा कि अब आ ही गई हो यहाँ पर तो फिर आ जाओ ना अंदर, अब ऐसे क्यों जा रही हो। तो संध्या ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संजय के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अशोक के चेहरे पर तो अब डेविल स्माइल आ गई थी, वो अंदर ही अंदर कुछ और सोच कर बैठा था, जैसे वो संध्या से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता हो। उसने अभी तक संध्या को माफ नहीं किया है। उसने संजय की तरफ देखा और कहा कि आओ बैठो। संजय खड़े क्यों हो। संजय भी अशोक के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया था और संजय के बराबर में ही संध्या भी बैठ गई थी। थोड़ी देर तक तो अब तीनों ही बैठकर प्रोजेक्ट पर ही डिस्कशन करते रहते हैं और थोड़ा सा बिजी हो गए थे। उसके बाद अशोक ने 2 पैक बनाए और फिर एक संजय की तरफ बढ़ा दिया। तो संजय ने भी अब ड्रिंक का ग्लास उठा तो लिया था लेकिन पिया नहीं था। फिर उसने अशोक से कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ। फिर उसने संजय की तरफ देखा और कहा कि तुम भी चलो ना, यहाँ पर अब मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो अशोक बोलता है कि यार अभी तो आए हो तुम और अभी चले जाओगे क्या, थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास, थोड़ी सी बातें करते हैं। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा तन्हा हूँ मैं, आजकल ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तुम तो अच्छे से जानते हो ना मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा सब हो चुका है। इतना कहकर उसने संजय की तरफ देखा और फिर ग्लास बढ़ाया और संजय ने भी उसकी ग्लास में अपना ग्लास टकरा कर कहा कि चीयर्स, और अशोक ने भी एक ही बार में वो ड्रिंक खत्म कर दी थी। तो वहीं संजय ने बस उसकी एक ही सिप ली और फिर ग्लास को टेबल पर रखकर फिर से खड़ा हो जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तो अशोक फिर से संजय की तरफ देखकर बोलता है कि यार संजय, हाथ करते हो तुम भी,
ड्रिंक नहीं करनी है क्या तुम्हें? अच्छा ठीक है रुको तुम, मैं तुम दोनों के लिए ही ऑरेंज जूस मंगवा देता हूँ। ऑरेंज जूस तो पी सकते हो ना। इतना कहकर उसने पास रखा हुआ एक लैंडलाइन फ़ोन उठाया और उस पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि 2 ऑरेंज जूस लेकर आओ। थोड़ी देर में ही एक वेटर ऑरेंज जूस लेकर आ जाता है और फिर उसने वो ऑरेंज जूस संध्या और संजय के सामने लाकर रख दिया। संजय को भी अब कोई बहाना नहीं मिल रहा था मना करने के लिए, क्योंकि संजय वहां पर एक भी मिनट नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि अशोक चौहान की नीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। वैसे भी उसने सोचा था कि ऑरेंज जूस है और फिर उसने गिलास उठा लिया। संध्या ने भी गिलास नहीं उठाया था, वो चुपचाप से बैठी थी। अशोक बोलता है कि माफ़ी मांग तो लिया है यार, उसने थप्पड़ भी खा लिया है तुम्हारे हाथों से, अब क्या क्या बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगी क्या? मुझे भी माफ़ नहीं करोगी क्या? कर दो ना माफ़ प्लीज़, पी लो ना जूस। तो अब संध्या ने जूस उठा लिया और फिर धीरे धीरे सिप करके संजय और संध्या दोनों ने ही उस जूस को पीने लगते हैं। दोनों ने जूस खत्म कर दिया था। अशोक थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि चलो अब फिर चलते हैं। तो अशोक खड़ा हुआ और फिर संजय और संध्या दोनों ही खड़े होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अशोक बोलता है कि बहुत शौक है ना मुझे थप्पड़ मारने का, मुझे बेइज्जत करने का। अब पता चलेगा तुम्हें, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब सुबह तुम दोनों बेइज्जत हो जाओगे, तब मेरे दिल को और मेरी रिस्पेक्ट को सुकून मिलेगा। तो वहीं संजय और संध्या दोनों ही बाहर कॉरिडोर में जा रहे थे। संजय बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर चली जाओ, और ऐसे ही पार्टियों में तुम जैसी लड़कियों को नहीं आना चाहिए, समझे तुम? आज के बाद ऐसी पार्टियों में कभी भी मत जाना किसी के भी साथ। संध्या बोलती है कि अच्छा, इस पार्टी में आप भी तो आए हो ना। तो संजय ने भी अब कुछ भी नहीं कहा था। संजय की आदत थी कि कोई उसकी बात एक बार माने तो ठीक है, वरना दूसरी बार वो किसी को भी कोई भी बात नहीं समझाता था। संजय भी अब तेज कदमों के साथ आगे आगे चलने लगा। उसे आज अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। संध्या शायद समझ नहीं रही थी, लेकिन संजय बच्चा नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा समझदार था। वो सब कुछ समझता था कि अशोक की नजर संध्या पर कैसी है। वो बहुत ही गंदी नजरों से संध्या को देख रहा था। अशोक ने चाहे कितनी बार ही क्यों ना उससे माफी मांग ली हो, कि अशोक उस टाइप का लड़का है जो चाहे जितनी बार भी किसी भी लड़की से माफी मांग ले, हो ना हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, क्योंकि अशोक जल्दी से कभी भी किसी से माफी नहीं मांगता था। यही सब सोचता हुआ संजय आगे आगे चल रहा था और तभी उसने महसूस किया कि संध्या उसके साथ में नहीं है। उसने पलट कर देखा तो संध्या ने अपना एक हाथ दीवार पर लगा रखा था और उसे एकदम से उल्टी जैसा कुछ महसूस हो रहा था। संजय ने थोड़ा सा गुस्से में कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर तेज कदमों के साथ संध्या के पास आ गया और फिर उसे संभालता हुआ बोलता है कि क्या हुआ है संध्या, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? तो संध्या ने एक नज़र संजय की तरफ देखा और फिर धीरे से बोलती है कि बस वॉमिटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है। इतना कहकर उसने सीधा उल्टी संजय के हाथ पर ही कर दी और फिर संजय जो पहले ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो अब और भी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। संजय संध्या को एक कमरे के अंदर लेकर आ जाता है और उसे संभालता हुआ उस कमरे के वॉशरूम के अंदर चला गया। संजय ने सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश किया और फिर संध्या का मुंह अच्छे से धुलवाया। संध्या ने भी अनजाने में ही सही संजय को कसकर गले लगा लिया और फिर वो थोड़ा सा सुबकते हुए बोलती है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सिर सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर। संजय की तो जैसे सांसें एकदम से रुक गई थी, दिल जोरों से धड़कने लगा था। अनीता के जाने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की उसके इतना ज़्यादा करीब थी। पहली बार किसी लड़की ने उसे गले लगाया था। संजय ने भी दुनिया देखी थी, वो अच्छे से जानता था कि संध्या की इंटेंशन गलत नहीं है। संध्या खुद को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए शायद उसके गले लगकर रो रही है। संजय के दोनों हाथ हवा में थे, वो जानबूझकर अपने हाथ ऊपर किए हुआ था। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे धीरे अपने हाथ संध्या की कमर पर रखे और फिर उसे हल्का सा रब करते हुए प्यार से बोलता है कि इट्स ओके। तभी संध्या चेहरा उठाकर संजय की तरफ देखती है। अब उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था। वो नम आंखों से बोलती है कि सर आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर तो संजय की आंखें अब और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी। संध्या बोलती है कि ऐसे मत देखिए सर प्लीज़, सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है, यकीन नहीं आता है ना खुद पर, तो जाकर मिरर में देख लो आप। इतना कहकर उसने संजय का जबड़ा अपने एक हाथ में पकड़ा और फिर अगले ही पल उसकी मुंडी 90 डिग्री एंगल में घुमा दी। संजय ने भी खुद को जब आईने में देखा तो वो संध्या को भी अपने करीब में ही देख रहा था। संजय थोड़ा सा हैरान भी था और कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे संध्या कुछ कुछ उसकी अनीता जैसी ही लगती है।
शायद अनीता जितने ही गुण संध्या के अंदर भी थे, लेकिन अगले ही पल उसने वो ख्याल जल्दी से झटक दिया और फिर संध्या को संभालता हुआ कमरे के अंदर ले आता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने को हुआ, उसने गेट को हाथ लगाकर खोलना चाहा, वो गेट खुलता ही नहीं है। संजय को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। संजय भी काफी ज्यादा गुस्से में उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गेट तो अशोक चौहान ने बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि वो तो अब एक नई चाल चलने वाला था। तो वहीं धनराज और नील दोनों ही होटल के बाहर आकर खड़े हुए थे। नील बोनेट पर बैठा हुआ था और आइसक्रीम खा रहा था, और धनराज जो कि बोनेट पर कोहनी टिकाकर नील को ही देखे जा रहा था। धनराज मन ही मन खुद से बोलता है कि भगवान भगवान, आप भी ना कितना ज्यादा निर्दयी हो। इतने छोटे से मासूम से बच्चे की उसकी माँ छीन ली आपने, पर कोई बात नहीं, इस छोटे से बच्चे को इसकी दूसरी माँ मैं दूंगा। फिर उसने नील की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि नील, तुम्हें संध्या आंटी कैसी लगती है? क्या तुम संध्या आंटी को अपनी माँ बनाना चाहते हो? तो नील बोलता है कि अरे अंकल, एकदम परफेक्ट है, पर पापा मानेंगे नहीं, क्या करूं? और फिर अब मैं ना बहुत ज़्यादा छोटा हूं अभी। यह सुनकर तो धनराज की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ, मतलब आप पूछ रहे हो ना कि संध्या आंटी कैसी हैं? एकदम मस्त है, एकदम परफेक्ट है, पर मैं छोटा हूँ ना अभी, अभी उनसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनकर तो धनराज एकदम से बेहोश होते होते बच जाता है। उसने अगले ही पल नील के दोनों ही गालों को पकड़कर हिलाया और फिर बोलता है कि तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझा तू, तेरे बाप की बात कर रहा हूँ। कैसी लगी संध्या तुझे अपने बाप के लिए? ये सुनकर तो नील खुश हो गया। वो बोलता है कि वही तो बोल रहा हूँ मैं, बाप नहीं मानेंगे, इतनी अच्छी आंटी हाथ से निकल जाएगी, ना बेटे का घर बसने देंगे और ना ही खुद का घर बसाएंगे। मेरे बाप भी ना बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। तो धनराज का तो जैसे अभी मन कर रहा था कि वो बोनट पर ही जोर से अपना सिर मार ले। धनराज ने हंसकर कहा कि तेरी एज कितनी है नील? तो नील बोलता है कि 3+। तो धनराज ने कहा कि अच्छा, और ये सारी बातें कौन सिखाता है तुझे? नील बोलता है कि वो दादी माँ बात करती रहती है ना, तो फिर अपनी सहेलियों से मैं भी उन्हीं के साथ ही सीख लेता हूँ ये सारी बातें। तो धनराज ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि नील, थोड़ा सा कम बोला कर तू यार, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है तू। चल अब तेरे पापा की और संध्या आंटी की सेटिंग कराते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? नील, तुम्हारे साथ के बिना ये सब नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर तो नील ने एकदम से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धनराज नील की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। नील उमर से ज़्यादा ही बोलता था और बोलते हुए इतना ज़्यादा स्वीट लगता था, इतना ज़्यादा प्यारा लगता था कि पूछो ही मत। नील भी अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी आइसक्रीम खाने लगता है और बीच बीच में धनराज अंकल को जवाब भी दे रहा था। नील सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम था। नील ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर अपने हाथ धनराज को दिखाते हुए बोलता है कि अंकल टिश्यू पेपर दे दो ना, हाथ को साफ करना है। धनराज ने भी अपनी जेब में से रुमाल निकाला और फिर नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, टिश्यू पेपर तो नहीं है, इसी से ही साफ कर लो बेटा, क्योंकि टिश्यू पेपर अंदर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो नील ने भी रुमाल हाथ में लिया और फिर अपने हाथ को अच्छे से साफ करता हुआ बोलता है कि अंकल एक बात पूछूं आपसे? धनराज ने भी हंसकर कहा कि हाँ हाँ बेटा पूछ, तेरी हर बात का जवाब दूंगा मैं। तो नील भी थोड़ा स्टाइल में बोलता है कि क्या नई माँ मेरे बम लाल कर देंगी क्या? ये सुनकर तो अब धनराज से भी रुका नहीं गया और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई? तो नील ने कहा कि पापा ने कहा था मुझसे कि नई माँ मेरे बम लाल कर देंगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगी, मुझे चूहे के कमरे में भी बंद कर देंगी। तो धनराज ने हंसकर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, वो ना तेरे बाप ना तुझे डरा रहा है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता है ना, इसीलिए तुझसे ऐसी बातें करता है वो। तुझे लगता है कि तेरी संध्या आंटी ऐसा कुछ करेंगी तेरे साथ? बोल। तो नील ने भी अब अपनी आंखें छोटी की और फिर उसकी आंखों के सामने संध्या का चेहरा एकदम से आ जाता है। नील मुस्कुराकर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, संध्या आंटी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। चलो अंकल, पापा की अब सेटिंग करा ही देते हैं। इतना कहकर वो बोनेट से फिसलने लगा और फिर अभी वो गिर जाता उससे पहले ही धनराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोलता है कि हाँ चलो बेटा, देख कर आते हैं कि आखिर तेरे पापा और संध्या आंटी हैं कहाँ पर। इतना कहकर वो दोनों ही अब फिर से उस होटल के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही अब अंदर जाकर संध्या और संजय दोनों को ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का कुछ आता पता नहीं था। वो दोनों ही नील और धनराज को नहीं मिल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कमरे में संध्या को तो अब नशा हो गया था। अब धीरे धीरे संजय का सिर भी हल्का हल्का दर्द करने लगा। संध्या बेड पर चढ़कर घूम रही थी और संजय जो अपना सिर पकड़े उसे देखे जा रहा था। कभी कभी संजय को संध्या में अनीता ही नजर आती थी और जब वो संध्या में अनीता को देखता था तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। उसे लगता था कि शायद उसकी अनीता उसके पास आ गई है। संजय अब धीरे धीरे पूरी तरीके से नशे में डूब चुका था और संध्या को भी देखे जा रहा था जो बेड पर आराम से कूद रही थी। संजय भी अब धीरे धीरे बेड पर
चढ़ गया था और उसने संध्या के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो भी संध्या के साथ बेड पर ही कूदने लगता है। दोनों ही अब पागलों वाली हरकत कर रहे थे, दोनों ही पूरी तरह से नशे में आ चुके थे। संध्या हंसते हुए बोलती है कि संजय सर आप ना सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। पता है आपको, अगर आपको कोई देखेगा तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपका 3 साल का बेटा है। तो संजय ने भी अब संध्या की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटाते हुए कहा कि तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझे ना अनीता की याद दिला रही हो, बिल्कुल अनीता जैसी लगती हो तुम। संध्या ने भी अब संजय को गहरी नज़र से देखा और कहा कि कौन है अनीता। तो संजय ने भी अब संध्या के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि मेरी पत्नी थी, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगती थी मेरी अनीता। तो संध्या ने भी अब संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं क्या। तो संजय ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संध्या ने भी संजय को प्यार से अपने गले लगा लिया। अगले ही पल संजय का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से संध्या के साथ बेड पर ही गिर पड़ता है, लेकिन उसने संध्या पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। उसे इस वक्त जरा सा भी किसी भी चीज का होश नहीं था। अगर कुछ होश था तो बस यही बात का होश था कि जिसके साथ इस वक्त वो बेड पर है उसकी पत्नी अनीता है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ अभी संध्या है। उसे लग रहा था कि अनीता उसके पास है। तो वहीं धनराज और नील संजय और संध्या को दोनों को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। उन दोनों को तो कहीं जैसे पता ही नहीं लग रहा था, न संध्या मिली थी न संजय मिल रहा था। तभी नील बोलता है कि अंकल मुझे ना बहुत तेज से सूसू आ रही है, पहले मुझे आप सूसू करा दो। तो धनराज ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो एक कमरे के बाहर उसे लेकर आ जाता है। धनराज ने हल्का सा उस कमरे को खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। संजय और संध्या दोनों ही अब लाउड म्यूजिक चला रखा था और दोनों ही आपस में डांस कर रहे थे। दोनों ही अब पूरी बेहोशी की हालत में झूम रहे थे। संजय का कोट कहीं और पड़ा था तो उसकी टाई पूरी तरह से ढीली रखी थी। उसने अपने हाथों की बाजुओं को अच्छे से फोल्ड किया हुआ था और मजे के साथ डांस कर रहा था। तो वहीं संध्या ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांग कर रखा था। पूरी रिदम के साथ संजय के साथ वो भी डांस कर रही थी। दोनों ही एकदम बेहोशी की हालत में एक दूसरे के ऊपर डांस कर रहे थे। धनराज को ये सब कुछ देखकर लगभग बेहोश ही होने वाला था। तो वहीं नील ने भी जैसे ही अपनी गर्दन अंदर देखने के लिए घुमाई तो धनराज ने झटके से गेट बंद कर दिया और बोलता है कि बेटा वहाँ पर पहले से ही कोई है, चलो हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पर तुम्हें सूसू करा देंगे। इतना कहकर उसने बाहर से जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया और फिर नील को लेकर दूसरे कमरे में आ जाता है। वॉशरूम कराने के बाद धनराज नील की तरफ देखकर बोलता है कि नील मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा घर चले गए हैं, चलो चलो अब हम भी चलते हैं यहाँ से। तो नील बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, पापा मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, वो यहीं पर होंगे, आप ना उन्हें पहले ढूंढ लो, पापा मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझसे पक्का प्रॉमिस किया था। धनराज ने कहा कि ओहो कभी तो समझ जाया करो ना बेटा, प्लीज चलो चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा, तुम चाहते हो ना कि संध्या आंटी तुम्हारी मम्मा बन जाए, तो फिर जल्दी से मेरे साथ चलो। नील ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धनराज बोलता है कि तो ठीक है फिर चलो मेरे साथ, आज घर चलो, फिर तुम्हें दूसरे दिन पार्टी में लेकर जरूर चलूंगा। इतना कहकर वो नील को लेकर वहां से चला गया और बिना ये सोचे समझे कि सुबह जब मीडिया को संजय और संध्या के बारे में पता चलेगा तो कितनी ज्यादा बदनामी होगी, क्या होगा उसके दोस्त का, संजय को कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो फिलहाल तो धनराज के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। तो वही सब कुछ सोचता हुआ वो नील को लेकर वहां से निकल जाता है। तो वहीं संजय और संध्या जो कि दोनों ही डांस करते करते अब बहुत ज्यादा थक गए थे, दोनों ही अब बेड पर धड़ाम से आकर लेट गए थे। संजय संध्या को देख रहा था और संध्या जो थोड़ा सा संजय के करीब खिसकती है और फिर उसने संजय की बाजू पर अपना सिर रख लिया था और उसके पास में ही लेट जाती है। संजय संध्या को ही देखे जा रहा था, उसकी नजरें तो संध्या के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसने संध्या को अपने करीब किया और फिर हल्का सा उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। तो संध्या ने भी अब अपना सिर संजय के सीने पर रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। संजय ने भी अपनी पकड़ उसके ऊपर कस दी। उसे नहीं पता था कि वो नशे की हालत में किसके करीब है। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसी हालत में कभी भी किसी भी लड़की के करीब जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उसे संध्या में अपनी अनीता नजर आ रही थी, इसीलिए वो संध्या को इतना करीब कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ धनराज ने भी गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी। वो नील को लेकर सीधा अंदर गया और अंदर दादा दादी सोफे पर बैठे हुए उन बाप बेटे की ही इंतजार कर रहे थे। नील को अकेला देखकर दादी ने थोड़ा सा घबराहट के साथ कहा कि नील पापा को कहाँ छोड़कर आ गया है, तो तेरे पापा नहीं आए हैं क्या। तो नील ने भी अब 60% डिग्री में अपनी मुंडी उठाकर धनराज की तरफ देखा और बोलता है कि जवाब दीजिए अंकल। तो धनराज ने कहा कि दादी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी की अभी प्लीज। दादी ने भी अब धनराज की तरफ देखा और फिर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अगले 20 मिनट में ही नील दादी की गोद में आराम से सो चुका था। नील गहरी नींद में सो रहा था दादी की
गोद में लेटकर। दादी ने भी धनराज की तरफ देखते हुए कहा कि नील सो गया है, अब बताओ मुझे क्या बात करनी है तुम्हें धनराज। धनराज बोलता है कि मैंने संजय के लिए एक लड़की देखी है दादी, संध्या त्रिपाठी। इसके बाद धनराज ने संध्या के बारे में सब कुछ दादी को बता दिया था, यहाँ तक कि ये भी बता दिया था कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन दादा दादी को धनराज पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। दादाजी बोलते हैं कि हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है धनराज, लेकिन संजय तो मान जाए पहले, वो मानेगा भी या फिर नहीं। तो धनराज बोलता है कि हाँ अंकल, यही तो प्रॉब्लम है, एक तो वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है जैसा कि आजकल की लड़कियों को आप देख रहे हैं, ऊपर से संजय को मनाना भी उसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। पता नहीं संध्या उसे मना पाएगी या फिर नहीं। मैं बहुत मुश्किल से संध्या को मना पाया हूँ, कल कोशिश करूँगा कि उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊँ आप लोगों से मिलवाने के लिए। आप लोग भी उसे देख लेना, लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, संस्कारी भी है। दिग्विजय सिंह जी और चंद्रकला जी दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून भी। वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि ठीक है, तुम कल लेकर उसे जरूर आ जाना, लेकिन हाँ होटल में कुछ होगा तो नहीं ना उन लोगों के साथ। तो धनराज बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं होगा दादाजी, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी हो जाएगी थोड़ी सी संजय की। अरे बदनामी होगी तो फिर और भी अच्छी बात है ना, फिर तो आप संजय को प्रेशर देकर शादी करवा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप भी जानते हो संजय ऐसे नहीं मानेगा। और एक बार संध्या इस घर में आ गई ना, तब तो वो संध्या को धीरे धीरे अपना ही लेगा। संध्या सच में बहुत ही प्यारी लड़की है। चंद्रकला ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। दिग्विजय सिंह जी भी अब थोड़ा सा अकड़ कर चंद्रकला की तरफ देखकर बोलते हैं कि कैसी माँ हो तुम, बेटे की बदनामी होगी और माँ इतना ज़्यादा खुश हो रही है, पहली बार ही देखा है ऐसा। तो चंद्रकला बोलती है कि देखो संजय के पिताजी, मुझे मत सिखाओ, आप समझे आपकी क्या सही है और क्या गलत है, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। मुझे बस इतना पता है कि अगर थोड़ी सी बदनामी होने के बाद घर में बहुत अच्छी बहू आ रही है तो उसमें हर्ज ही क्या है, मेरे बेटे का घर बच जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे नील को उसकी माँ मिल जाएगी। क्यों धनराज, सही कह रही हूँ ना मैं। तो धनराज ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगली सुबह संजय की जब आंखें खुलती हैं तो उसने अपने सीने पर बहुत ही ज्यादा भार महसूस किया। संजय ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये नील इतना ज्यादा भारी कैसे हो गया, एक ही रात में इसने क्या खा लिया जो इतना ज्यादा भारी हो गया, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी, निकलो यहाँ से नील, तुम सच में बहुत ज्यादा भारी हो गए। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा तो उसका हाथ संध्या की खुली हुई कमर पर था। तो संजय की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। उसने जल्दी से अपना हाथ झटक से हटाया और फिर एक बार फिर से खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार यार क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये सपना है। तो नील कहाँ है, कहाँ गया मेरा नील, ये किसका कमरा है यार, किसके कमरे में आ गया हूँ मैं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर दोबारा से खोली और फिर हल्का सा झुक कर देखा तो उसे सिर्फ संध्या का सिर ही नजर आ रहा था। अब तो संजय की जान एकदम से निकल गई थी, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ एकदम से कांपने लगे थे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से संध्या को जैसे तैसे अपने बाजू से पकड़ा और फिर अपने ऊपर से हटा लिया। तो संध्या भी धड़ाम से अब संजय के बराबर में ही आकर लेट गई थी, उसके चेहरे पर भी उसके बाल हल्के हल्के से आ गए थे। संजय एकदम से उठ गया और फिर उसे अब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये संध्या है, उसे लगा था कि शायद नील उसके ऊपर सो रहा है। वो तो बस संध्या के चेहरे को ही देखे जा रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि उसे अभी कंफर्म भी नहीं था कि ये संध्या है या फिर कोई और है, कि उसके चेहरे पर बाल आ गए थे जिस वजह से संजय को संध्या का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। संजय का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, जैसे आज के आज ही उसका दिल बाहर निकल आएगा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से संध्या के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाया और जैसे ही उसने संध्या को वहां पर देखा उसकी आंखें तो अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। उसने एक बार फिर से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए संध्या के गालों को थपथपाते हुए कहा कि संध्या 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 आंखें खोलो, उठो उठो संध्या, आंखें खोलो अपनी। तो संध्या ने भी अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसे अभी भी बहुत ज्यादा आलस्य फील हो रहा था। उसने संजय की तरफ देखा और फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने संजय को जोर से धक्का देते हुए जल्दी से बेड से उतरी और फिर चिल्लाते हुए बोलती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे कैसे आ गए आप। तो संजय भी हैरानी से संध्या की तरफ ही देख रहा था, फिर वो भी दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हारा कमरा नहीं है ये, हम होटल में है, होटल में फंस गए हैं हम दोनों। तो संध्या भी अब याद करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। संध्या का दिल भी अब जोरों से धड़कने लगा था और तभी बाहर किसी ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे पर कोई है, तो संजय ने कहा। संध्या का चेहरा तो एकदम से पीला पड़ गया था, अब उसे बहुत
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन तभी संजय ने संध्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर संध्या एक बार फिर से संजय के सीने से जा लगती है। संजय थोड़ा सा गुस्से में दांत पीसते हुए धीरे से बोलता है कि पागल हो गई हो क्या तुम? पता भी है बाहर कौन है? पागल कहीं की, एकदम से पागल हो, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। संध्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि बाहर कौन है। तो संजय ने भी धीरे से बोला कि तो फिर गेट खोलने क्यों जा रही हो तुम? किससे पूछकर जा रही हो गेट खोलने के लिए? तो संध्या बोलती है कि जाना तो पड़ेगा ही ना सर, हम क्या यहीं पर रहेंगे? क्या हम यहीं इसी कमरे में ही रहेंगे क्या? कुछ सोचकर संजय ने कहा कि बाहर मीडिया वाले भी तो हो सकते हैं ना, मेरी रेपुटेशन की वाट लग जाएगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, सब मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। इतना कहकर वो इधर उधर नजरें घुमाने लगता है, शायद अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहा था। जब उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे खुद पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोट कहीं और पड़ा था और उसकी टाई कहीं और पड़ी थी, घड़ी कहीं और पड़ी थी, जूते कहीं और पड़े थे। संजय ने फिर से संध्या की तरफ घूर कर देखा और फिर धीरे से कहा कि मेरा फोन ढूंढो, ढूंढो, मेरा फोन कहाँ पर है? तो संध्या ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धीरे से बोलती है कि पहले मेरा हाथ तो छोड़िए आप, तभी तो ढूंढूंगी ना फोन आपका। तो संजय ने भी अब जल्दी से संध्या का हाथ छोड़ दिया और फिर वो दोनों ही उस कमरे में फोन को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच संध्या ने संजय का कोट, टाई, घड़ी, जूते सब एक एक करके उठा लिए थे और फिर संजय को भी अपना फोन मिल गया था। वो भी किसी को जल्दी जल्दी खटाखट मैसेज करने लगता है। किसी को क्या, धनराज के अलावा किसे ही मैसेज करेगा, क्योंकि एक एकलौता धनराज ही था जो संजय का बहुत अच्छा दोस्त था, जो हर मुसीबत में उसको बचा लेता था। धनराज ने भी अब दूसरी तरफ से रिप्लाई किया, क्या हुआ है, तू कल रात को घर पर नहीं गया क्या? घर पर नहीं आया है, बता मुझे कहाँ पर है तू? तो संजय ने कहा कि यार मैं संध्या के साथ होटल रूम में फंस गया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल ले यार बचा ले मुझे, शायद बाहर मीडिया वाले भी हो सकते हैं। धनराज बोलता है कि ठीक है, कुछ देर वहीं पर रहो तुम, मैं कुछ करता हूँ, अभी आता हूँ वहाँ पर। इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया और वो उस कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो ही दरवाज़ा बजा रहा था। धनराज भी बहुत ज़्यादा चालू था। करीब 10 मिनट के बाद उसने भी संजय को बाहर खड़े हुए कॉल करके कहा कि मैं कमरे के बाहर ही हूँ, तुम और संध्या दोनों ही चुपचाप से बाहर निकलो, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो संजय ने भी अब हाँ में रिप्लाई किया और फिर संजय ने संध्या की तरफ देखा और बोलता है कि देखो देखो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, किसी को भी कुछ भी मत बताना, किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तो संध्या भी धीरे से बोलती है कि सर मुझे तो याद भी नहीं है कि हुआ क्या है, क्या आपको पता है कि हमारे बीच क्या हुआ था? तो संजय बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम समझ रही हो ना, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो संध्या ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है का मतलब? संजय थोड़ा सा गुस्से में आ चुका था। संजय ने भी जल्दी से अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर बोलता है कि कुछ नहीं हुआ का मतलब है कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, समझी तुम, अब चुपचाप से यहाँ से निकलो। संध्या बोलती है कि हमारे बीच कुछ होना था क्या? आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए था? संजय ने भी अब 2 बार वहीं दीवार पर अपना सिर जोर से दे मारा और फिर संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ इस सिचुएशन में भी मजाक मत करो यार, प्लीज़ प्लीज़ निकलो यहाँ से, अभी यहाँ से निकलने का टाइम है। संध्या भी अपनी बड़ी ही मासूमियत से नामे गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि नहीं सर, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बताइए ना, क्या हमारे बीच में कुछ होना था क्या? बताइए ना सर, आप बता क्यों नहीं रहे? प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना। तो संजय बोलता है कि तुम ना प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ यार, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं ना नील से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पहले से ही उस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और अब तुम भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान मत करो प्लीज़। हे भगवान, मैं कैसे संभालूंगा इन दोनों को, कैसे संभालूंगा इन दोनों को? इतना कहकर उसने संध्या की कलाई पकड़ी और फिर उसे गेट के पास लेकर आ जाता है और तभी धनराज ने भी गेट खोला और बाहर धनराज खड़ा हुआ था। धनराज ने भी अब दोनों की तरफ देखा, थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा कि तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम दोनों एक साथ, बताओ? तो संजय भी थोड़ा सा गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है कि ओ मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, मतलब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे, है ना संध्या? संध्या भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि लेकिन कुछ होना था क्या हम लोगों के बीच में? तो संध्या ने भी जैसे ही ये पूछा कि क्या हो, कुछ होना था क्या, बताइए ना संजय सर, क्या हमारे बीच में कुछ होना था? संध्या की इतनी मासूम भरी बात सुनकर धनराज और संजय दोनों को ही अब बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी। संजय ने अब संध्या का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने साथ होटल से बाहर लेकर आ जाता है। संजय को अभी अब संध्या की ऐसी मासूम भरी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और इम्प्रेस कर रही थी। अगले 10 मिनट में धनराज ड्राइव कर रहा था और संजय और संध्या दोनों ही आराम से पीछे बैठे हुए थे। धनराज भी फ्रंट मिरर में दोनों को ही बार बार देख कर मुस्कुरा रहा था। दोनों ही बहुत दूरी बनाकर बैठे थे, इतनी दूरी की उनके बीच में भी कोई
आकर बैठ सकता था। तो धनराज अभी मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार इस दूरी को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा, चाहे तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो दूर रहने की, मगर मैं तुम दोनों की शादी करवा कर ही रहूंगा। तू नहीं जानता है संजय, मगर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुझे संध्या से अच्छी लड़की शायद कभी भी नहीं मिल सकती है। संध्या सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी धनराज बोलता है कि संध्या तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? तो संध्या बोलती है कि हाँ हाँ छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि कुछ होना था क्या? तो अब संजय ने भी हल्का सा पलट कर संध्या की तरफ देखा और फिर बोलता है कि मैं बताऊं क्या होना था? तो संध्या ने भी अब मासूमियत भरी आंखों से संजय की तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में मटका दी, जैसे चाहती हो कि हाँ हाँ बता दीजिए ना कि हम दोनों के बीच में क्या होना था। तो संजय भी अब थोड़ा सा संध्या के पास खिसकता है और फिर संध्या जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, संजय अब और थोड़ा सा संध्या के पास खिसकता है। संध्या अब थोड़ा सा और पीछे हट जाती है। संजय अब बिल्कुल संध्या के पास में आ गया था और तभी धनराज बोलता है कि रहने देना यार, बच्ची है, डर जाएगी, क्यों परेशान कर रहा है तो संध्या को। संजय ने भी कहा कि नहीं नहीं, इसे बताना ज़रूरी है, वरना पता नहीं किस किस से ये क्या क्या पूछेगी, किससे कहेगी जाके कुछ होना था क्या। उसने अगले ही पल संध्या के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर संध्या के तो जैसी सिट्टी पिट्टी एकदम से गुम हो गई थी। उसने भी अपने अंगूठे से संध्या के होंठों को सहलाया और फिर बोलता है कि तुम नहीं जानती हो, एक बंद कमरे में एक लड़का और एक लड़की के बीच में क्या होता है उन दोनों के बीच में। संध्या को अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। संध्या ने अपना सलाइवा गटका और धीरे धीरे अब वो फिर से पीछे हटने लगती है, मगर अब तो वहाँ पर जगह ही नहीं थी जो वो पीछा हट पाती। उसका दिमाग तो अब जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उसे तो अब संजय को इतना करीब देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहाँ तो वो संजय को पटाने के लिए इतना कुछ कर रही थी और फिर अब जब संजय उसके करीब आ गया था तो उसकी हवा एकदम से खराब हो गई थी। उसकी सिट्टी पुट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था और वो एकदम से हकलाती हुई संजय की तरफ से दूर होने लगती है। संजय ने एक बार फिर से पूछा कि बताओ ना संध्या, तुम नहीं जानती हो क्या कि एक लड़के और एक लड़की के बीच में क्या होता है एक अकेले कमरे में? तो संध्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो थोड़ा सा संध्या के करीब आया और फिर जानबूझकर धीरे धीरे उसके पास झुकने लगता है और अब संध्या को समझ में आ गया था कि संजय इतनी देर से क्या कहने की कोशिश कर रहा है और फिर संध्या ने भी संजय के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोलती है कि मिस्टर प्रताप, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसी बदतमीजी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या? एक लड़की के साथ आप ऐसे बिहेव करते हो। जैसे ही संध्या ने ये सब कुछ कहा वैसे ही धनराज और संजय जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो संध्या की आंखों में भी अब हल्का हल्का सा पानी आ गया था। उसने अपने पैरों को सीट के ऊपर रख लिया और फिर अपना चेहरा छुपा कर उसमें रोने लगती है। अब संध्या को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर संजय उसे इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर उसे समझ में आ गया था। संजय और धनराज दोनों ही अब एकदम से शांत हो गए थे। धनराज गाड़ी का गियर चेंज करते हुए बोलता है कि संध्या बेटा तुम शांत हो जाओ प्लीज़, संजय तुमसे बस मजाक कर रहा था, ये मजाक कर रहा था तुमसे और कुछ भी नहीं कर रहा था। संध्या थोड़ा सा रोते हुए संजय की तरफ घूर कर देखती है और बोलती है कि कोई इतनी घटिया मजाक भी करता है क्या? इतना ज़्यादा घटिया मजाक कौन करता है? आपने मुझे कितनी बुरी तरीके से डरा दिया, आप जानते भी हो ना मेरे दिल की धड़कनें कितनी ज़ोर से धड़क रही हैं। तभी धनराज बोलता है कि अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो ना संजय को। संजय माफ़ी मांग तू अभी के अभी संध्या से। तो संजय ने भी हंसकर संध्या की तरफ देखा और फिर बोलता है कि ओके माफ़ कर दो प्लीज़, आप नहीं करूँगा ऐसे मजाक कभी भी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ही तो होना बार बार पूछ रही थी तो फिर मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया तुम्हें, और क्या। तो संध्या ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर आखिरकार धनराज ने भी गाड़ी संध्या के घर के बाहर आकर रोकी। संध्या रहती तो बहुत ही अच्छी एरिया में थी, वहाँ की एरिया और सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उस पूरे एरिया में संध्या का ही घर ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना बना हुआ था, जो कि मरम्मत मांग रहा था। शायद संध्या के दादा दादी के समय का बना हुआ था। संध्या भी गाड़ी से उतरने लगती है तो धनराज बोलता है कि संध्या एक कप चाय पिलाओगी क्या? तो संध्या ने भी धनराज को फ्रंट मिरर में देखा और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि नहीं, किसी और दिन आइएगा, अभी रहने दो आप चाय पीने के लिए। इतना कहकर तो वो गाड़ी से उतरकर सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। संजय भी हंसते हुए बोलता है कि यार तेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है ना संध्या से, इसने तुझे बाहर से ही क्यों भगा दिया? क्या एक कप चाय भी तुझे नहीं पिला सकती है? इसके माँ बाप तेरे बारे में जानते हैं ना। तो धनराज बोलता है कि यार उसका घर देख रहा है तू कितना ज़्यादा टूटा फूटा है, बस वो किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तू नहीं समझेगा यार, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके पास, फाइनेंशियली उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतना कहकर धनराज ने गियर चेंज किया और फिर गाड़ी चला दी। अगले दिन रोज की तरह ही संजय की जब आंखें खुलती हैं तो
उसके ऊपर नील आराम से सो रहा था। संजय ने हल्का सा झुककर नील के बालों को प्यार से सहलाकर चूमा और तभी उसे संध्या की एकदम से याद आ जाती है, जब संध्या भी उसके ऊपर ही अपना सिर रखकर आराम से सो रही थी। ना चाहते हुए भी संजय के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। संजय को भी अब संध्या के लिए कुछ कुछ फील होने लगा था। उसने भी फिर से नील को अपने साइड में अच्छे से लेटाया और फिर खुद सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। संजय जब मिरर में खुद को देखकर टाई बांध रहा था, तभी भी नील बेड पर आराम से उठकर अंगड़ाई तोड़ता हुआ बोलता है कि पापा पापा आंटी को यहाँ पर कब लेकर आएंगे आप। ये सुनकर तो संजय ने हैरानी से नील की तरफ घूर कर देखा और अपनी आंखें छोटी करके बोलता है कि कौन सी आंटी। तो नील बोलता है कि अरे वही संध्या आंटी, और कौन। तो संजय थोड़ा सा गुस्से में नील की तरफ एक कदम बढ़ता है तो नील भी जल्दी से बेड से उतरकर बाहर की तरफ भाग जाता है और दादी दादी चिल्लाने लगता है। तो संजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो मिरर में टाई बांधता हुआ खुद से बोलता है कि दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल पागल हैं। जैसा ये है वैसे ही इसकी आंटी संध्या है। थोड़ी देर में ही संजय भी अब नाश्ता करके ऑफिस चला गया था। संजय अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन आज उसका मन काम करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे न जाने क्या क्या याद आ रहा था, लेकिन आज बस वो एक बार संध्या को देखना चाहता था, क्योंकि संध्या अभी तक कैबिन में नहीं आई थी और आज ना उसने एक बार भी संध्या को देखा था। आज पूरा दिन हो गया था संध्या कैबिन में ही नहीं आई थी। आखिरकार संजय को भी अब खुद उठकर धनराज के कैबिन में जाना पड़ता है। तो धनराज भी अभी कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। संजय आकर धनराज के सामने बैठ गया, लेकिन उसने संध्या का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि संजय भी बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने गलती से भी धनराज के सामने संध्या का एक बार भी जिक्र कर दिया तो शायद धनराज आज के आज ही उसका रिश्ता संध्या के साथ पक्का कर देगा, क्योंकि धनराज तो पहले से ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है संध्या से शादी करने के लिए। मगर वो ही है जो अनीता के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में लेकिन नहीं आना चाहता है। लेकिन फिर भी जानना तो अभी संजय चाहता था कि आखिर संध्या ठीक है या फिर नहीं। कुछ सोचकर उसने अब धनराज की तरफ देखा और कहा कि आज काम ही करते रहोगे क्या, घर नहीं चलोगे। तो धनराज की नजरें अभी भी नीचे ही थी, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। वो बोलता है कि यार वो आज संध्या नहीं आई है ना, तो फिर काम थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए सोच रहा हूँ काम पूरा खत्म कर देता हूँ तभी घर जाऊँ। ये कहकर तो धनराज के हाथ फिर से लैपटॉप पर एकदम से रुक जाते हैं। उसने अपना चेहरा उठाकर संजय की तरफ देखा और फिर संजय ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। धनराज ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि क्यों अपने जज्बातों से भागता है तू, क्यों अपनी फीलिंग्स से भागता है तू, क्यों नहीं समझ रहा है तू अपने प्यार को, क्यों नहीं समझ रहा है तू अपनी फीलिंग्स को। तू यही पता करने के लिए आया था ना यहाँ पर कि संध्या कहाँ पर है, संध्या आज ऑफिस क्यों नहीं आई, तू सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ लेता है मुझसे। तो संजय भी एकदम से खड़ा होकर हकलाते हुई आवाज में बोलता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है, तू तो बस अपने दिल और दिमाग में संध्या को लेकर और मेरे लेकर पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठा है। इतना कहकर जैसे ही वो अब बाहर की तरफ जाने लगता है, वैसे ही उसका फोन एकदम से वाइब्रेट होता है। संजय ने फोन रिसीव करके कहा कि हेलो। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि संजय प्रताप सिंह, आपको क्या लगता है आपने जो होटल में गुल खिलाए हैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, सबको पता है, समझे आप। और ये सुनकर तो संजय की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए जोर से कहा कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो बता दूंगा, लेकिन हाँ जानकर क्या करोगे तुम, जरा मुझे ये तो बता दो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अब रंग ललिया तो सबके सामने आकर रहेंगी। अगर मैंने तुम्हारी क्लिप न्यूज़ चैनल में दे दी ना तो तुम पूरी तरह से बदनाम जरूर हो जाओगे, पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा मैं तुम्हें। अगर इस बदनामी से बचना चाहते हो ना तो ठीक है, 10 लाख रुपए लेकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाओ तुम अभी के अभी, वरना मैं ये क्लिप मीडिया में दे दूंगा और फिर जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी ना तो फिर तुम खुद ही न्यूज़ चैनल पर देख लेना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तुम जो चाहते हो तुम वो कर सकते हो, या तो 10 लाख रुपए दे दो या फिर ये मीडिया में मैं क्लिप दे देता हूँ। तो संजय के चेहरे के रंग तो एकदम से उड़ गए थे, उसे इस वक्त बस अपनी इज्जत दिखाई दे रही थी। संजय ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि हो कौन तुम, बताओ मुझे कौन बोल रहे हो तुम, मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे डर लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। किस क्लिप की बात कर रहे हो तुम, कौन इसलिए मुझे डरा रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे अंदर, समझे तुम। इधर दूसरी तरफ से आवाज आती
बताती है कि मैं सही 10 मिनट के बाद आपको कॉल करूँगा, तब तक सोचकर मुझे बता देना कि आप मुझे पैसे देंगे या फिर मैं आपकी ये क्लिप मीडिया में दे दूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया और फिर जैसे ही उसने फ़ोन को कट किया, संजय ने हल्का सा पलट कर धनराज की तरफ देखा। धनराज पहले ही थोड़ा हैरानी से उसे देख रहा था। संजय बोलता है कि यार मैंने संध्या के साथ कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। तू तो जानता है ना मुझे अच्छे से। पता नहीं ये किस क्लिप की बात कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं कौन सी क्लिप है इसके पास जो ये मीडिया में देने की बात कर रहा है। धनराज बोलता है कि देख, मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तूने कुछ भी नहीं किया होगा संध्या के साथ। तू इसकी बात को इग्नोर कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा। तू छोड़ इसे, ये ना तुझे बस ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा होगा। संजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं यार, कुछ तो किया होगा ना मैंने, कुछ तो किया होगा, नहीं तो ये मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं करता। ऐसे आज तक तो किसी ने भी मुझे ब्लैकमेल नहीं किया है ना। तो धनराज बोलता है कि मैं कह रहा हूँ ना यार, कुछ भी नहीं किया है। तो संजय बोलता है कि नहीं यार, अगर मैंने उसे जरा सा किस भी किया होगा ना तो उसके पास क्लिप होगी, तो फिर मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएंगी मेरी इज्जत की, पूरे संसार में पागल हो जाऊंगा मैं यार पापा ने बहुत ही मुश्किल से इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है और फिर मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं यार, मैं इसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 10 लाख रुपए मांग रहा है ये मुझसे, मैं उसे 10 लाख रुपए दे देता हूँ और फिर बात को यहीं पर खत्म कर दूंगा। इतना कहकर संजय सीधा अपने कैबिन के अंदर चला गया और वहाँ जो लॉकर रखा हुआ था उसमें से पैसे निकालने लगा। तो वहीं धनराज, उसका तो मन कर रहा था कि अपना दीवार पे सिर अभी के अभी मार ले, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कुछ भी नहीं हुआ है। धनराज भी संजय के पीछे पीछे उसके कैबिन तक चला गया और तब तक संजय ने पैसे बैग में रख लिए थे। धनराज बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, पागल है क्या तू एकदम से? जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो क्यों बिना मतलब के पैसे दे रहा है उसे जो तुझे ब्लैकमेल कर रहा है? संजय ने भी कहा कि यार, बात सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं है, संध्या की इज्जत की भी है, उसकी भी तो इज्जत खराब हो जाएगी ना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी भी लड़की की इज्जत खराब हो जाए। अगर कल को उसकी कोई भी क्लिप मीडिया में चली गई ना तो उसके फ्यूचर पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पता भी है तुझे। अगर 10 आदमी उसे सही समझेंगे तो 10 ये कहेंगे कि कुछ तो हुआ होगा इन दोनों के बीच में। अकेले एक कमरे में इतने अमीर आदमी के साथ ये क्या कर रही थी? तू नहीं समझता है, तू नहीं जानता है यार, मेरे लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक लड़की की इज्जत तो बच जाएगी ना इन 10 लाख रुपए से। इतना कहकर संजय अभी कैबिन से बाहर निकल जाता है और फिर पीछे पीछे धनराज भी चलता हुआ बोलता है कि ठीक है, चलते हैं, दोनों लोग साथ में चलते हैं और देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि प्रताप इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस को ब्लैकमेल कर रहा है, जो 10 लाख रुपए उसके मुंह पर मांग रहा है। इतना कहकर वो दोनों ही अब थोड़ा सा गुस्से में गाड़ी के बाहर आते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा हवा की तरफ वहां से चले जाते हैं। अगले 1 घंटे में धनराज ने गाड़ी एक पहाड़ी के पास आकर रोकी थी। संजय बोलता है कि यही पहाड़ी है ना? धनराज ने कहा कि हाँ, यही पहाड़ी है, यही वो पहाड़ी है जो तूने मुझे बताई थी। संजय बोलता है कि उसने काली पहाड़ी कहा था यार। धनराज ने कहा कि भाई, काली पहाड़ी, नीली सफेदी जो भी है ना, यही पहाड़ी है और मुझे कोई भी पहाड़ी नहीं पता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट करिएगा तो मैं दूसरी कहानी स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस कहानी को वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए।